हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आखिर हमको जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अंदर हम पहुँच गए हैं और हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। और उस एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर। तो इस लास्ट टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ याद है आपको, है ना? याद है या नहीं? 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हमारी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमारी थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ हमारी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बात कॉमन थी। कौन सी बात कॉमन थी? जरा सोचिए, है ना, विचार कीजिए कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन सी बात कॉमन थी। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक बात कॉमन थी कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया है ना, उस सॉल्यूट के मोलर मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो जब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सॉल्यूट के मोलर मास को जब हम डिटरमाइन करते हैं, उस समय जो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो हमें या तो ज़्यादा प्राप्त होता है या कम प्राप्त होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये ऐसा क्यों होता है ना, इसके बारे में डिटेल से हमें इस टॉपिक के अंदर ध्यान से पढ़ना है ना। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से इसको समझते हैं, आसान है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के द्वारा जब हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास जब हम डिटरमाइन करते हैं, तो कभी कभी हमें उस सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो हमें या तो ज़्यादा प्राप्त हो जाता है या कम प्राप्त हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है ना, ऐसा क्यों होता है, यही हमें इस टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ना है ना। तो आपके सामने लेता हूँ मैं 3 मॉलिक्यूल, है ना। पहला मॉलिक्यूल मैं आपके सामने ले रहा हूँ C6H12O6। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज, है ना। सेकंड मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ आपके सामने NaCl सॉल्ट, है ना, सोडियम क्लोराइड। और तीसरा मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ CH3COOH। का क्या नाम है? एसिटिक एसिड, है ना। तो तीनों मॉलिक्यूल को हम एक ही सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, जब हम शुगर को डिसॉल्व हम करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद जब इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से जब इस शुगर या ग्लूकोज का जब हम मोलर मास को कैलकुलेट हम करते हैं, तो हमें वही मोलर मास प्राप्त होता है जो वास्तव में इसका है, मतलब कुछ भी चेंज प्राप्त होता नहीं है। लेकिन जब हम NaCl और CH3COOH सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड का जब हम मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं, तो उन दोनों के मोलर मास के अंदर जो उनका ओरिजिनल जो मोलर मास है उससे कुछ और मोलर मास प्राप्त होते हैं। तो ये जो कम या ज़्यादा जो मोलर मास प्राप्त हो रहा है इन दोनों का, उसी को हम क्या कहते हैं?
एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये ऐसा क्यों होता है ना, और इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हमने ग्लूकोज को मिलाया है ना, तो ग्लूकोज को मिलाने से पहले सॉल्वेंट के अंदर है ना, तो मिलाने से पहले भी नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज का कितना था 1, और मिलाने के बाद ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब ग्लूकोज के पार्टिकल मिलाने से पहले और मिलाने के बाद किसमें, सॉल्वेंट में, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के जो नंबर थे वो क्या थे, सेम रहे, कुछ भी चेंज हुआ नहीं। और हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, तो वो हमारी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करती है ना। तो उसी के आधार पर उसके है ना जो मोलर मास होता है उसकी हम गणना करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज होता नहीं है, इसलिए उसका जो मोलर मास है, जो उसका वास्तविक मोलर मास है, वही मोलर मास हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरी बात करते हैं हम NaCl की। तो NaCl की हम बात करते हैं तो NaCl हमारा कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। तो जब आयोनिक कंपाउंड को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है ना। मतलब जो NaCl है वो कैटायन और एनायन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। मतलब सॉल्वेंट के अंदर मिलाने के बाद हमारे जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने की वजह से उनके जो मोलर मास की कैलकुलेशन जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से करते हैं तो हमें कुछ और ही मोलर मास इनका प्राप्त होता है ना। तो वी नो डैट आयोनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, है ना। तो हम जब आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होता है, किसमें, इनटू कैटायन एंड एनायन, है ना। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो MgSO4, है ना, CaCO3, CaSO4, है ना, उसके बाद Na2SO4। तो ये सभी कौन से कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। और इनको जब हम वाटर के अंदर जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं कैटायन और एनायन के अंदर। क्लियर। और दूसरी हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, उसके अंदर क्या होता है ना। तो एंड द अदर हैंड द मॉलिक्यूल ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, डाइमराइज इन बेंजीन। मतलब जब इसको बेंजीन के अंदर जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो बेंजीन के अंदर ये क्या होता है, डाइमराइज, है ना। डाइमराइज मतलब इसके जो दो पार्टिकल हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक पार्टिकल बना देते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं तो आप देखिए ध्यान से, ये CH3COOH ये हमारा एक एसिटिक एसिड और ये दूसरा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ में ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे ये इसका हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से हमारे एसिटिक एसिड के दो पार्टिकल आपस में मिल करके एक पार्टिकल बना देते हैं। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, है ना, सॉल्वेंट के अंदर। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल यदि कम हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से जब इसकी मोलर मास की जब हम कैलकुलेशन हम करते हैं तो उस समय इनके मोलर मास भी कुछ और ही प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इनके अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं होता है और इन दोनों के अंदर चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जब इसको हम सॉल्वेंट हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो एक में तो हमारा क्या होते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, और एक में डाइमराइज होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो दोनों की वजह से, तो जिसमें इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो मोलर मास हम जो डिटरमाइन करेंगे उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, और जिसमें ये डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसमें
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से जो हमें मोलर मास प्राप्त होगा वो हमें कम प्राप्त होगा, है ना। तो दीज ड्यू टू मतलब इन दोनों कारणों के कारण डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, है ना। इसमें तो ये डिसोसिएशन हो रहा है और इसमें एसोसिएशन हो रहा है ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इन दोनों के कारण द मोलर मास डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन दोनों के कारण जब हम इन दोनों का मोलर मास हम डिटरमाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से, तो इज ऑब्टेन्ड हायर, या तो वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं या फिर वो कम प्राप्त होते हैं देन द नॉर्मल वैल्यू, मतलब उसकी जो नॉर्मल वैल्यू से या तो ज़्यादा प्राप्त होते हैं या कम प्राप्त होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। यस, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक है। जो टॉपिक हमारा चल रहा है एबनॉर्मल मोलर मास, उसी के अंदर है ना, अलग से नहीं है। यस, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं उस सॉल्यूट का मोलर मास जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम जब प्राप्त करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल के लिए वो जो मान होते हैं वो कुछ और प्राप्त होते हैं, या तो ज़्यादा प्राप्त होते हैं या कम प्राप्त होते हैं। तो उस स्थिति में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से जब हम उसके मोलर मास को डिटरमाइन करेंगे तो वो हमें सही तरीके से या सही मान उसके प्राप्त होते नहीं हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेंट हॉफ ने इसका सॉल्यूशन किया, है ना। अब इसका कोई ना कोई उसका हल निकाला, है ना। क्या किया उसने, वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर, है ना। वेंट हॉफ ने एक फैक्टर दिया। कौन सा फैक्टर दिया, आई, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आई नाम दिया उसको, है ना। नो एज द वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। टू अकाउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब जो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर जो डिसोसिएशन हो रहा है या जो एसोसिएशन हो रहा है उसके अकाउंट ऑफ एक्सटेंट की मात्रा को वो बताता है। मतलब वो कितना डिसोसिएट हुआ और कितना एसोसिएट हुआ उसकी मात्रा को बताता है। कौन बताता है, आई। आई मतलब वेंट हॉफ फैक्टर बताता है। तो जब जो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन फॉर्मूले के अंदर वेंट हॉफ ने अपना वेंट हॉफ फैक्टर को जोड़ करके नया फॉर्मूला दिया, है ना, जिससे जो प्रॉब्लम आ रही थी मोलर मास को डिटरमाइन करने की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किसने किया, वेंट हॉफ ने अपने फैक्टर के द्वारा, वेंट हॉफ फैक्टर के द्वारा। तो कैसे किया, तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो इंक्लूजन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर, है ना, वेंट हॉफ फैक्टर को इंक्लूज करते हुए किसके अंदर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलोज, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो फॉर्मूले थे उनके अंदर इंक्लूज किया किसको, वेंट हॉफ फैक्टर को। कैसे किया, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमारी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, याद करो, है ना। ये चारों फॉर्मूले, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये P01 क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और P01 वापिस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल N2 अपॉन N1। N2 कौन था, सॉल्यूट के मोल, और N1 कौन था, सॉल्वेंट के मोल, है ना। तो उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया किसको, वेंट हॉफ फैक्टर को। तो वेंट हॉफ फैक्टर को यहाँ इंक्लूड कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये नया फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी,
इज इक्वल के बी एम, के बी कौन था, कांस्टेंट है ना, और एम मोलरिटी, तो इसके साथ में हमने वेंट ऑफ फैक्टर को जोड़ दिया। क्लियर। थर्ड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ में भी हमने ये वेंट ऑफ फैक्टर को जोड़ दिया, उसका जो फॉर्मूला था उसमें। और लास्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल N2RT, N2 कौन था, सॉल्यूट के मोल, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम है ना, और उसके साथ में हमने ये वेंट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से वेंट हॉफ ने जो एबनॉर्मल मोलर मास वाली जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन किया है ना, और ये अपना फैक्टर इसके साथ में जोड़ दिया। अब बात ये आती है कि ये आई जो है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू पता होगी तो ये फॉर्मूले में काम करेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका, है ना। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए वेंट हॉफ ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं, है ना, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले के द्वारा हम आई की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालने का, नॉर्मल मोलर मास, जो भी सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया उसका नॉर्मल मोलर मास हमको पता है ना, अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो उसका मोलर मास प्राप्त हुआ, एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास में एबनॉर्मल मोलर मास को यदि डिवाइड करते हैं तो हमारा आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। सेकेंड आई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो प्राप्त होती है ना, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस फॉर्मूले के कैलकुलेशन से जो सॉल्यूट के जो मोलर मास की जो वैल्यू प्राप्त होती है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो ये वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू प्राप्त होती है ना। ऊपर वाली है वो एक्सपेरिमेंट से और जो नीचे वाली है वो कैलकुलेटेड है ना, फॉर्मूले से जो प्राप्त होती है वो। क्लियर। यस। थर्ड फॉर्मूला हमारा वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का है टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कब, आफ्टर, है ना, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन के अंदर, है ना, या तो वो एसोसिएशन के द्वारा या डिसोसिएशन के द्वारा जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जो बने, है ना, उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब एक तो सॉल्यूट को मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, तो ऊपर कौन है, ऊपर है वो मिलाने के बाद वाले पार्टिकल, है ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन यदि होता है उसके बाद, और ये एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले, मतलब मिलाने से पहले, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने से पहले उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर प्राप्त होता है ना। तो ये तीन एग्जांपल जो मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, एक तो मैंने लिया था ग्लूकोज, एक लिया था सोडियम क्लोराइड और तीसरा हमने लिया था एसिटिक एसिड, है ना। तो पहले वाले के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम उसका मोलर मास हम डिटरमाइन करते हैं तो कुछ भी चेंज प्राप्त होता नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि C6H12O6 है ना, ग्लूकोज को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर न तो एसोसिएशन होता है और न ही डिसोसिएशन होता है। तो इसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू यदि आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब मिलाने के बाद, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1, और मिलाने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1, मतलब 1/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। उसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
उसी प्रकार यदि NaCl के वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यदि आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो NaCl को जब हम सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है ना, तो उसका डिसोसिएशन होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं, है ना, बाद में। तो आफ्टर वाला कहाँ लिखना है? ऊपर। तो NaCl को डिजोल्व करेंगे तो कितने पार्टिकल बनेंगे? 2 पार्टिकल बनेंगे, तो 2 अपॉन पहले कितना पार्टिकल था NaCl का? 1। तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी, है ना। उसी प्रकार CH3COOH एसिटिक एसिड को जब हम सॉल्वेट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसका डाइमराइजेशन होता है ना, मतलब 2 पार्टिकल आपस में मिलकर के 1 पार्टिकल बनाते हैं। तो आफ्टर एसोसिएशन, इसमें एसोसिएशन होता है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। मतलब 1 था तो उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 2 थे तो उसका 1 हो जाएगा, तो ये हाफ, है ना, अपॉन पहले कितना था? 1। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी हाफ या 0.5। वेंट ऑफ फैक्टर की एसिटिक एसिड के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, है ना। तो इस प्रकार कोई भी मॉलिक्यूल हो, है ना, किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल हो, उसके लिए आई की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आई की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो जाती है तो इसकी वैल्यू को हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर रख करके जो उसकी सही जो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए वो वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वांट ऑफ फैक्टर के अंदर इतना ही काफ़ी है। आगे और भी है, लेकिन वो आपके नीट जेई एग्ज़ाम के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका इतना ही सफिशिएंट है ना। तो इस वीडियो के अंदर हमने एबनॉर्मल मोलर मास और उसके साथ में वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। यदि आपके कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो भी एग्जाम्पल हैं दूसरे, और जो भी प्रैक्टिस के लिए जो आपके लिए, है ना, जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आपको सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। धन्यवाद।